नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आधुनिक भारत के अंतर्गत हम आपको भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव ये टॉपिक पढ़ाएंगे। तो देखते हैं, नोट कर लीजिए। भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। ये देखिए, आधुनिक भारत के अंतर्गत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों ये, और बहुत ही अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। अब देखिए, आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत जिन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए उसमें पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप ये जानें उपनिवेशवाद एवं उसके विभिन्न चरण के बारे में। ठीक है, विभिन्न चरण ये आपको जानना होगा कि भारत में जो ब्रिटिश राज्य था उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या है, उपनिवेशवादी स्वरूप है। ठीक है, तो भारत में उपनिवेशवाद और उसके विभिन्न चरण यानी उपनिवेशवाद के भी विभिन्न चरणों को आपको जानना होगा। फिर आपको इसी के अंतर्गत आप भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, विकास नहीं, उद्योगों का विनाश। यानी आपको ये जानना है कि भारत में जब ब्रिटिश राज्य स्थापित हुआ तो उसका एक आर्थिक प्रभाव ये रहा कि भारत का जो कुटीर उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग था, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। यानी अंग्रेजों ने भारत के हस्तशिल्प उद्योग को क्या किया, समाप्त कर दिया। ये जानना है आपको। तीसरी चीज़ आप जानेंगे धन का निष्कासन, थ्योरी ऑफ ड्रेन। यानी अंग्रेजों ने जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो भारत का धन वो ब्रिटेन भेजने लगे, तो इसी को क्या कहा जाता है, धन का निष्कासन कहा जाता है। फिर आप देखेंगे कि इसी के अंतर्गत आप रेलवे का विकास, आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत, और फिर आप देखेंगे कि वाणिज्यिक फसलों पर बल। ठीक है, तो ये मुख्य बिंदु हैं जिनको आपको अध्ययन करना है। यानी भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने पहले बताया। उपनिवेशवाद जानेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है, उसकी विभिन्न अवस्थाएं क्या है, भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का किस तरह से विनाश हुआ, क्या कारण थे, भारत का धन इंग्लैंड चला गया, कैसे गया, रेलवे के विकास का क्या प्रभाव पड़ा, और फिर ये नकदी फसलें जिन्हें वाणिज्यिक फसलें भी कहते हैं, उनके फसलों पर बल दिया जाने लगा कि इनका उत्पादन हो, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब आप इसके अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं उपनिवेशवाद और उसके विभिन्न चरणों के बारे में। ठीक है, अब उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए, विद्वानों के अनुसार अगर आप देखें तो साम्राज्यवाद से पहले की जो अवस्था होती है उसे उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। साम्राज्यवाद से पहले की अवस्था ही उपनिवेशवाद होती है। अब दूसरे शब्दों में इसको और समझें, किसी विदेशी शक्ति द्वारा, किसी शक्ति के द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके
उसका आर्थिक रूप से शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के लोग भारत आए, भारत में अपनी बस्तियां बसाईं, तो भारत को उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया। भारत उनका क्या बन गया? उपनिवेश। और यहाँ पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया उन्होंने, और फिर हर तरह से भारत का उन्होंने आर्थिक रूप से शोषण किया। तो यानी किसी विदेशी क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके जब उसका आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। तो ये उपनिवेशवाद होता है। अब उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण अगर देखें तो देखिए, एक विद्वान हुए आर.पी. दत्त, प्रसिद्ध विद्वान है आप आर.पी. दत्त, पूरा नाम है रजनीपाम दत्त। तो आर.पी. दत्त की एक पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा, आज का भारत। आज का भारत, ये इनकी पुस्तक, याद रखिए, इंडिया टुडे, ठीक है, आज का भारत। अब आर.पी. दत्त की पुस्तक आज का भारत को लगभग सभी विद्वानों ने एक मत से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठतम ग्रंथ मानते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठतम ग्रंथ जो है वो आज का भारत है। आज के भारत को किसने लिखा है? आर.पी. दत्त, रजनीपाम दत्त, ठीक है। अब इन्होंने इस ग्रंथ में कार्ल मार्क्स की जो टिप्पणियां हैं उनको उद्धृत करते हुए एक सिद्धांत विकसित किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने भारत में अंग्रेजी शोषण को, भारत में अंग्रेजों के शोषण को 3 चरणों में बांट दिया। तो आर.पी. दत्त ने अपनी पुस्तक आज के भारत में अंग्रेजों के शोषण को 3 चरणों में विभाजित किया, और इसी को जो 3 चरण हैं यही उपनिवेशवाद के 3 चरण हो जाएंगे। इसी को 3 अवस्थाएं भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उपनिवेशवाद की ये 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। अब इन्होंने इसमें 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था जो बताई वो क्या है? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। (1757 से 1813 तक), ठीक है। तो जो उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए गए, तो प्रथम चरण को किस नाम से जाना गया? तो उत्तर देंगे वाणिज्यिक पूंजीवाद। और वाणिज्यिक पूंजीवाद का समय क्या है? 1757 से लेके 1813 तक। इस समय को वाणिज्यिक पूंजीवाद का नाम दिया गया। अब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के बाद आप देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है, और यहीं से उपनिवेशवाद की शुरुआत मान ली जाती है कि यहीं से भारत में उपनिवेशवाद प्रारंभ होता है, ठीक है। और ये चरण 1813 तक चला। अब इस चरण में जो भारत की पूंजी है वो ब्रिटेन के व्यापार के अनुकूल हुई, इसलिए इसका नाम वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण रखा गया, ठीक है। अब वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण के अंतर्गत आप देखेंगे तो इस चरण में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी का शासन था। तो उसने अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किए। कितने लक्ष्य? 3 लक्ष्य। पहला लक्ष्य ये था कि भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, ठीक है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला लक्ष्य इस चरण में क्या बना कि भारत के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो। यह पहला लक्ष्य बना। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो अन्य विदेशी कंपनियां भारत में थीं, उदाहरण के लिए पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी, तो इन कंपनियों को जो है अंग्रेज़ों ने पराजित करके भारत से निष्कासित कर दिया या कमज़ोर कर दिया।
और उनको पराजित करके अपना नियंत्रण भारत पे स्थापित किया। और दूसरी चीज़ यह है कि 1717 में मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर से बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट प्राप्त करके भारतीय व्यापारियों को भी पंगु बना दिया, और इस तरह से इन्होंने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। क्योंकि जब तक कंपनी भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित नहीं करती, तब तक वो भारत से कम मूल्य पर वस्तु नहीं खरीद सकती थी या अपना माल अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकती थी। ऐसी अनुकूल परिस्थिति तभी बनेगी जब भारतीय व्यापार पर एकाधिकार होगा। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया कि विदेशी कंपनियों को युद्ध में पराजित कर उन्हें शक्तिहीन कर दिया और मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त करके भारतीय व्यापारियों को पंगु बना दिया और भारत के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। अब क्या है कि वो कम मूल्य पर भारत की वस्तुएं खरीद सकते, क्योंकि यह अकेले खरीदार हो गए और अकेले बेचने वाले। तो जब अकेले खरीदार होगा तो अपनी मनमानी मूल्य पर वस्तुएं खरीदेगा, और अकेला बेचने वाला होगा तो अधिक मूल्य पर बेचेगा। तो ये काम तो पहले लक्ष्य में कंपनी सफल रही। अब कंपनी का दूसरा लक्ष्य अगर देखें तो कंपनी का दूसरा लक्ष्य बना भारतीय सत्ता पर अधिकार कर उसके राजस्व पर कब्जा करना और उसे अपनी योजनाओं में निवेश करना। तो कंपनी का दूसरा लक्ष्य क्या बना? दूसरा लक्ष्य यह बना कि भारतीय सत्ता पर कंपनी का अधिकार हो जाए। कंपनी का अधिकार होने के बाद भारत का जो राजस्व है, रेवेन्यू है, उस पर कंपनी का कब्जा हो जाए। फिर उस राजस्व के पैसे को वो अपनी योजनाओं में खर्च कर सके, निवेश कर सके। अब ये योजना क्यों बनाए? क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड से सोना चांदी लाना पड़ता था और उसको भारत में देते थे, बदले में भारतीय वस्तुएं ये इंग्लैंड ले जाते थे। तो इंग्लैंड का धन भारत चला आ रहा था। अब इसलिए इनको चिंता हुई कि भारत की वस्तु खरीदना है तो कुछ ऐसा किया जाए कि इंग्लैंड से सोना चांदी ना लाना पड़े। तो इसके लिए योजना बनाई कि अगर भारत की सत्ता पर अधिकार हो जाए और उसके राजस्व पर कब्जा हो जाए तो इसी राजस्व से हम भारत की वस्तुएं खरीद करके यूरोप भेज दें, इंग्लैंड भेज दें। तो ये इनका उद्देश्य था। और फिर आप देखेंगे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने प्लासी का युद्ध किया, बक्सर का युद्ध किया और इस युद्ध में विजय प्राप्त की। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ 3 प्रांतों की दीवानी यानी राजस्व कंपनी को प्राप्त हो गया। अब जो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व प्राप्त हुआ तो इसी राजस्व से भारत की वस्तुएं खरीद करके ये ब्रिटेन भेज देते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये अपने दोनों लक्ष्य, दूसरे लक्ष्य में भी सफल हो गए। ठीक है। अब तीसरा लक्ष्य इनका अगर देखा जाए तो इनका तीसरा लक्ष्य बना भारतीय हस्तशिल्प पर नियंत्रण। भारतीय हस्तशिल्प पर क्या हुआ? नियंत्रण हुआ। ये लक्ष्य बना कि भारतीय हस्तशिल्प पर हम क्या करेंगे? नियंत्रण स्थापित करेंगे। ठीक है। तो ये इनका तीसरा लक्ष्य बना। अब क्योंकि इनका उद्देश्य ये था कि अगर भारत के हस्तशिल्प पर हमारा नियंत्रण हो जाए, भारतीय कारीगरों पर हमारा नियंत्रण हो जाए तो हम कम मूल्य पर वस्तुओं का निर्माण कर सकें, कम मूल्य पर वस्तुओं की खरीद कर सकें। इसके लिए इन्होंने लक्ष्य बनाया कि भारतीय हस्तशिल्प पर इनका नियंत्रण हो और इसके लिए इन्होंने राजनीतिक शक्ति का भी प्रयोग किया।
अब भारतीय हस्तशिल्प पर नियंत्रण के लिए इन्होंने ददनी प्रथा प्रारंभ की। ददनी प्रथा। अब ये ददनी प्रथा क्या थी? वास्तव में ददनी प्रथा के अंतर्गत कंपनी के जो एजेंट होते थे, प्रतिनिधि होते थे, वो बंगाल के बुनकरों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़ा यहाँ से जाता था ब्रिटेन, तो बंगाल के बुनकरों को क्या देते थे? पहले अग्रिम धनराशि, कुछ एडवांस दे देते थे, और ये अग्रिम धनराशि दे करके उनसे एक शर्तनामा लिखवा लेते थे। कुछ एडवांस दिया, शर्तनामा, और उस शर्तनामे में 3 बातें अंकित होती थी। पहली चीज़, कपड़े का मूल्य, इस मूल्य पर आपको देना होगा, कपड़े की मात्रा इतनी मात्रा में, और देने की तिथि कि इतने दिन में आप कपड़ा तैयार करके हमें दे देंगे, और अंगूठा लगवा लेते थे। तो अब जो बंगाल का बुनकर होता था वो कंपनी के लिए कपड़ा बुनने के लिए बाध्य हो जाता था बहुत कम मूल्य पर। इतना कम मूल्य होता था कि मुश्किल से लागत निकल पाती थी, जबकि पूरा परिवार रात दिन काम करता था। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम मूल्य पर ये भारतीय कारीगरों से कपड़ा तैयार करवा लेते थे। तो यही ददनी प्रथा है। तो ददनी प्रथा से क्या तात्पर्य है ये आपको जानना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसके माध्यम से भारतीय कारीगरों पर यह नियंत्रण स्थापित कर लिए। इस तरह से आप देखेंगे कि कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने लगे। तो अब इस चरण में कंपनी के तीनों लक्ष्य पूरे हो गए। ये 3 लक्ष्य थे, तीनों लक्ष्य पूरे हो गए, और इससे अत्यधिक धन कमाए, अत्यधिक लाभ कमाए। तो इस चरण में भारत की जो पूंजी थी वो कंपनी के व्यापार के बिल्कुल अनुकूल हो गई, ठीक है। और इसीलिए इसका नाम वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कब से कब तक, इस चरण में क्या महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, कैसे पूरे हुए, वो हमने आपको चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद का दूसरा चरण अगर देखें, अब उपनिवेशवाद का जो दूसरा चरण है वो औद्योगिक पूंजीवाद है। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1858 तक। तो देखिए, ब्रिटिश कंपनी का जो उपनिवेशवाद का दूसरा चरण है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो औद्योगिक पूंजीवाद के चरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी इस चरण में भारत की पूंजी ब्रिटेन के उद्योगों के लिए बिल्कुल अनुकूल बन गई, ठीक है। अब देखते हैं औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। अब इस चरण की महत्वपूर्ण बात यह रही कि 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से मतलब यह है कि ब्रिटेन में बड़ी तेजी के साथ आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, बड़े बड़े उद्योग लगने लगे। तो इस तरह से जब तेजी से किसी देश का औद्योगिकरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई, देश का अत्यधिक औद्योगिकरण हुआ, तो उसका परिणाम क्या हुआ ये अगर आप देखें तो अब ब्रिटेन के सामने, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन में बहुत सारे आधुनिक कारखाने स्थापित हुए, अत्यधिक उत्पादन होने लगा। तो ब्रिटेन के सामने पहली समस्या आई बाजार की, ठीक है।
एक बड़ा बाजार चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कारखाना लग गए, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन, इतना ज़्यादा उत्पादन होने लगा कि उन सामानों को कहाँ बेचा जाए। तो ब्रिटेन के कारखानों में बने वस्तुओं को बेचने की समस्या आ जाएगी। तो क्या बाजार की समस्या उसे कहेंगे। तो एक तो समस्या ये आ गई, और दूसरी समस्या ये आई कि इन कारखानों के लिए कच्चा माल चाहिए, क्योंकि जो कच्चा माल था वो ब्रिटेन में उपलब्ध नहीं था। तो एक और समस्या आ गई कच्चा माल की। ठीक है। और फिर तीसरी समस्या थी यातायात संचार माध्यमों की समस्या। कि अगर कोई बाजार, किसी देश में बाजार मिलता है तो उस देश में यातायात संचार व्यवस्था के बिना माल का संचलन नहीं हो सकता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल कैसे भेजा जाए, इसके लिए यातायात और संचार की। तो एक बार जब ब्रिटेन का औद्योगिकरण हुआ तो ब्रिटेन के सामने अनेक तमाम समस्याएं उत्पन्न हो गई इस चरण में। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो इस चरण में भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करने का लक्ष्य बना। भारत को अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करने का लक्ष्य, ठीक है, ये था कि भारत जैसा विशाल देश पर अगर नियंत्रण स्थापित हो जाए तो ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित अधिकांश वस्तुएं भारत के बाजार में ही खपत हो जाएगी। तो इसलिए एक लक्ष्य बना कि भारत को अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित किया जाए। फिर दूसरी चीज़ यह है कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाएगा। ब्रिटेन के कारखानों में जो कच्चा माल चाहिए वो भारत से ही उपलब्ध हो जाए। तो भारत को दोहरी भूमिका अदा करना है। पहली चीज़, ब्रिटेन के कारखानों में उत्पादित माल को एक बाजार उपलब्ध कराना, और दूसरा ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत को ब्रिटेन के अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित किया। इसके लिए साम्राज्य विस्तार किया, बड़ा क्षेत्र स्थापित किया और बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और दूसरी चीज़, अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों या वाणिज्यिक फसलों के विकास पर बल दिया। भारत में अनाजों के उत्पादन की जगह इन्होंने कपास का उत्पादन, नील का उत्पादन, अफीम का उत्पादन, चाय का उत्पादन, कच्चा रेशम का उत्पादन, जूट का उत्पादन, इन चीज़ों पर बल दिया। तो ये चीज़ें इस चरण में भारत में हुई। अब भारत के बाज़ारों पर इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित वस्तुएं आसानी से बिक सकें, इसके लिए पहली चीज़ तो यह किया कि 1813 का अधिनियम पारित किया गया। और 1813 के अधिनियम के द्वारा, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, 1813 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, तो कंपनी का भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार क्या हुआ? समाप्त हो गया। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम से पहले भारत से व्यापार करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को था, ब्रिटेन के अन्य लोगों को नहीं था। लेकिन 1813 के अधिनियम के द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। यानी अब ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सौदागर भारत के साथ व्यापार कर सकता है। इसे मुक्त व्यापार की नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार की नीति। ठीक है। तो मुक्त व्यापार की नीति कब से लागू हुई? 1813 के अधिनियम से, ये याद रखना है आपको। अब भारत, इस अधिनियम के द्वारा जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ तो भारत के बाजारों को बिल्कुल ब्रिटेन के सभी सौदागरों के लिए निर्बाध रूप से खोल दिया गया। ठीक है।
अब सब अपना अपना माल लेकर के भारत के बाजार में आ गए। एक तो ये हो गया। अब जब ब्रिटेन के कारखानों का बना माल भारत के बाजार में आया तो चूंकि कारखाने में निर्मित थे इसलिए सस्ता थे, और इनकी प्रतियोगिता में भारत के हाथ के बने कपड़े और अन्य वस्तुएं प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। परिणाम क्या हुआ कि भारत का हस्तशिल्प नष्ट होने लगा और ब्रिटेन के कारखानों का माल भारत में बिकने लगा। भारत का जो उद्योग था वो नष्ट होने लगा था। ठीक है। दूसरी चीज़, इन्होंने ब्रिटेन को कच्चा माल उपलब्ध हो इसके लिए भारत में वाणिज्यिक फसलों के विकास को प्रोत्साहित किया। यहाँ कच्चा रेशम, कपास, नील, चाय, अफीम, जूट इनके उत्पादन पर बल दिया, और ये चीज़ें भारत से ब्रिटेन चली जाती थी कारखानों में। तो इस तरह से भारत को दोहरी भूमिका अदा करनी पड़ गई, इंग्लैंड को कच्चा माल देना और इंग्लैंड के बने हुए माल को खरीदना, और इस तरह से भारत का आर्थिक रूप से शोषण शुरू हुआ। ठीक है। अब यातायात संचार माध्यमों की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत में? क्योंकि ब्रिटेन का कारखाना में बना माल जब भारत आ गया तो देश के कोने कोने में कैसे पहुंचाया जाए, तो इसके लिए यातायात संचार माध्यम की ज़रूरत थी, और देश के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए यातायात संचार माध्यमों की ज़रूरत थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि इस चरण में 1853 ईस्वी से भारत में रेलवे का प्रारंभ, तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन शुरू की, और रेलवे लाइन की शुरुआत कब से होती है? 1853 से। ठीक है। आगे रेलवे का टॉपिक हम बताएंगे, उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन भारत में रेलवे का उद्देश्य भारत की लोगों की सुविधा नहीं थी, भारत का विकास करना नहीं था, बल्कि भारत में रेलवे शुरू करने का उद्देश्य ये था कि अंग्रेज अपने ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा सके, और कच्चा माल कोने कोने से बंदरगाह तक पहुंचा सके। इसके लिए रेलवे का इन्होंने विकास किया। इसका उद्देश्य भारत का कल्याण करना नहीं था, भारत की सुविधा कर देना नहीं था, साथ में साम्राज्य की सुरक्षा करना। मान लिया कहीं विद्रोह हुआ, तुरंत रेलवे के माध्यम से सेना वहां पहुंचा दी जाएगी और विद्रोह का दमन कर दिया जाएगा। तो इस उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास कब शुरू किया? 1853 में। इसी के रेलवे के टॉपिक के अंतर्गत इसका और विस्तार से मैं वर्णन करूंगा। ठीक है। तो इस तरह से इस चरण में आप देखेंगे कि भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित किया गया। भारत इंग्लैंड को कच्चा माल देगा, इस रूप में भारत में यातायात संचार माध्यमों का विकास इस चरण में शुरू होता है। ठीक है। तो ये औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था, यानी इस चरण में जो भारत की पूंजी थी वो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए अनुकूल बना दी गई। अब तीसरा चरण अगर देखा जाए तो तीसरा चरण है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। अंतिम चरण वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से लेके 1947 तक, जब तक अंग्रेज भारत में रहे। तो ये वित्तीय पूंजीवाद का चरण था। अब वित्तीय पूंजीवाद के चरण की क्या विशेषता रही? देखिए, भारत के आर्थिक शोषण, यानी अंग्रेजों ने भारत का अत्यधिक आर्थिक शोषण किया, एक तो ये। फिर ब्रिटेन का व्यापार बहुत तीव्र गति से विकसित हो रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो ही गई थी। ठीक है। तो भारत के शोषण, व्यापार और उद्योगों के चलते इस समय तक अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में अत्यधिक पूंजी जमा हो चुकी थी। ये कहाँ जमा हुई पूंजी? ब्रिटेन में। किसके माध्यम से? भारत का शोषण करके पूंजी वहां पहुंची, व्यापार के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से।
तो ये ब्रिटेन में अत्यधिक पूंजी जमा हो चुकी थी और यहाँ उद्योगपति बहुत पूंजी वाले हो गए थे। तो उद्योगपतियों की बढ़ती हुई पूंजी से आप देखेंगे कि ब्रिटेन में जो मजदूर वर्ग था, मजदूर वर्ग को संगठित होने का अवसर मिला। ठीक है, क्योंकि जब मजदूरों का उद्योगों में शोषण होगा तो सीधी सी बात वो संगठित होंगे। मजदूरों को भी लगने लगा कि हमारे परिश्रम से उद्योग चलता है और हमारा ही शोषण होता है, परिश्रम हम करते हैं और धनवान पूंजी उद्योगपति होता है। ठीक है, तो मजदूर वर्ग के संगठित होने का अवसर मिल गया, संगठित होने लगे, मजदूरों की शक्ति बढ़ने लगे। इसी समय अगर आप देखें 1848-49 ईस्वी में, तो इसी समय कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स, इन विद्वानों ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। ठीक है, ये प्रकाशित हुआ कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने 1848-49 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र। अब इसी में आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण बात आई थी। मार्क्स ने कहा था कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल लोहे की जंजीर की बेड़ियां हैं, पाने के लिए सारा संसार है। भाई आपके पास कुछ है ही नहीं तो खोगे क्या? बेड़ी जिसमें जकड़े हुए हो। और पाने के लिए क्या है? जब संगठित हो गए तो सारा संसार आपके हाथ में है। तो इस तरह के विचार जब कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया तो सीधी सी बात है कि मजदूर वर्ग उत्साहित हुआ कि वास्तव में हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, तो हम खोएंगे क्या? और पाने के लिए तो पूरा संसार है। तो मजदूर वर्ग की जो चेतना है, जागरूकता है, वो बहुत बढ़ जाती है। अब जब मजदूर वर्ग संगठित होने लगा तो ब्रिटेन का जो उद्योगपति है वो सशंकित होने लगा, क्योंकि उसे ये लगा कि अब मजदूरों की जो बार्गेनिंग पावर है, सौदेबाजी की क्षमता, वो बढ़ जाएगी। तो ब्रिटेन में अत्यधिक पूंजी है और मजदूर वर्ग संगठित होने लगा। अब ब्रिटेन में ये पूंजी या ब्रिटेन में और ज़्यादा उद्योग लगाने का मतलब ये था, ब्रिटेन में और ज़्यादा उद्योग लगाने का मतलब क्या था कि मजदूरों में बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, सौदेबाजी की क्षमता बढ़ेगी। सौदेबाजी क्षमता का मतलब कि अगर 5,000 महीने सैलरी मिल रही है एक जगह, और ज़्यादा उद्योग लगना शुरू हो जाएंगे और मजदूर कम है तो मजदूर कहेगा कि हमें 10,000 रुपया महीना चाहिए, कहिए तो आए आपके कारखाने में काम करना। तो इस तरह की सौदेबाजी शुरू हो जाएगी तो उद्योगपतियों का मुनाफा कम हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे अपनी पूंजी कहाँ लगाएं? ब्रिटेन में लगाना तो अब लाभप्रद है नहीं, तो इसलिए उनके मन में आया कि ये जो ब्रिटेन में पूंजी है, इस पूंजी को हम भारत में लगाएं। ये पूंजी, क्योंकि ब्रिटेन में अब पूंजी लगाना बहुत लाभप्रद नहीं है, तो भारत में लगाया जाए। और भारत में लगाना इसलिए कि एक तो विशाल देश, ठीक है, दूसरा श्रम की क्या कहेंगे, सस्ता श्रम कह सकते हैं। यहाँ लेबर बहुत सस्ता है भारत में, ठीक है। तो ये लगा कि भारत एक तो विशाल देश है, बहुत बड़े बाजार हैं, वहाँ पूंजी लगाएंगे तो बहुत लाभ मिले। दूसरी चीज़, वहाँ श्रम भी बहुत सस्ता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटेन की पूंजी भारत आने लगी सार्वजनिक ऋण के रूप में, कि सार्वजनिक ऋण के रूप में भारत को सार्वजनिक ऋण दिया जाए और भारत में ही पूंजी लगाई जाए और उससे लाभ कमाया जाए। तो इस तरह से ब्रिटेन की पूंजी जब भारत में आई, निवेश करना शुरू किया, तो वहीं से शुरू हो जाता है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। 1858 से ये शुरू हुआ, 1947 तक चलता रहा, ठीक है। अब ये जो भारत में ब्रिटेन की पूंजी आई, वो किस रूप में आई? सार्वजनिक ऋण के रूप में, ठीक है। ये सार्वजनिक ऋण के रूप में आती है। अब इस पर भारत सरकार को ब्याज देना होता था। अब
जो ब्रिटेन की पूंजी भारत आई वो सबसे ज़्यादा पूंजी किस क्षेत्र में लगाई गई? तो ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा पूंजी रेलवे में लगी। ये प्रश्न आता है कि ब्रिटेन की सर्वाधिक पूंजी भारत के किस औद्योगिक क्षेत्र में लगाया गया, तो उत्तर देंगे रेलवे में। ठीक है, और रेलवे में जो पूंजी ब्रिटेन की लगी तो इसकी विशेषता ये थी कि इसमें 5% ब्याज की गारंटी दी गई कि रेलवे को चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, 5% ब्याज तो हमेशा जाएगा, और साथ में लाभ में जो लाभ होगा उसमें आधे की भागीदारी होगी। 5% तो ब्याज ब्रिटेन को मिलेगा चाहे कितना नुकसान हो, उसमें कमी नहीं है। अगर रेलवे को लाभ होता है तो ये तो मिलेगा, साथ में लाभ में आधा मिलेगा। तो इस तरह से भारत की जो पूंजी है वो कहाँ जाएगी? ब्रिटेन चली जाएगी। रेलवे के बाद अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की सर्वाधिक पूंजी सबसे ज़्यादा रेलवे में। रेलवे के बाद आप देखेंगे कि वाणिज्यिक फसलों के विकास में लगी, चाय के उत्पादन में, अफीम उत्पादन में, कपास उत्पादन में, नील के उत्पादन में, इन सब में पूंजी ब्रिटेन की लगाई गई। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड के कारखानों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में पूंजी लगाई। एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि ब्रिटेन में जो जो उद्योग थे, मान लिया ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग है, लोहा उद्योग है, कागज उद्योग है, तो ब्रिटेन की पूंजी भारत में उन उद्योगों में नहीं लगाई गई जो ब्रिटेन में विकसित थे। भारत में एक भी कपड़ा उद्योग में ब्रिटेन की पूंजी नहीं लगी, एक भी लोहा इस्पात उद्योग में ब्रिटेन की पूंजी नहीं लगी। ठीक है, इन क्षेत्रों में, क्योंकि इन क्षेत्रों से ब्रिटेन को फायदा था, क्योंकि ब्रिटेन के कारखाने में निर्मित वस्तुएं जब भारत आएंगी तो भारत के कोने कोने में कौन पहुंचा देगा? रेलवे। और ब्रिटेन के कारखानों को कच्चा माल चाहिए, इसलिए उन्होंने पूंजी अपनी कहाँ लगा दी? वाणिज्यिक फसलों में। तो अपने लाभ के लिए इन्होंने इन क्षेत्रों में पूंजी लगाई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रेलवे आदि के माध्यम से भारत की जो पूंजी थी वो धीरे धीरे ब्रिटेन जाने लगी। तो 3 चरण, ये उपनिवेशवाद या शोषण के 3 चरण हैं। इन 3 चरणों में आप देखेंगे कि भारत का क्या हुआ? शोषण हुआ। ठीक है, तो यही उपनिवेशवाद और उसके 3 चरण थे। तो भारत में ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत पहला बिंदु मैंने समझाया कि किस तरह से ये उपनिवेशवाद की 3 अवस्थाएं थी। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत में ब्रिटिश राज का एक आर्थिक प्रभाव ये रहा कि जो भारत का पुराना हस्तशिल्प उद्योग था, कुटीर उद्योग था, उसको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। तो टॉपिक होगा हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश। हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश बताते हैं। देखिए, प्राक ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेजों से आने से पहले के भारत को अगर आप देखें तो यहाँ का जो हस्तशिल्प उद्योग था बहुत विकसित था। और भारत के हस्तशिल्प उद्योगों को भी 2 भागों में आप बांट सकते हैं। एक शहरी हस्तशिल्प उद्योग, शहरों में जो विकसित था, और दूसरा ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग। तो अंग्रेजों के आने से पहले
भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था बहुत विकसित अवस्था में था। भारत की बनी वस्तुएं पूरी दुनिया में मशहूर थीं, प्रसिद्ध थीं। और इस उद्योग को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक शहरों में विकसित हस्तशिल्प उद्योग था, एक गांव में विकसित हस्तशिल्प उद्योग था। शहर में विलासिता की वस्तुएं बनती थी और इसकी बड़ी मांग थी, भारत में भी और भारत के बाहर भी विदेशों में भारत के शहरी वस्तुओं की अत्यधिक मांग थी और इसके बदले में भारत को अत्यधिक सोना चांदी भी प्राप्त होता था। ठीक है, अब पहली चीज़ तो आप देखेंगे कि जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ पर इन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए भारत के देसी राजाओं से युद्ध किए, उनको पराजित किए और उनके राज्य को छीन लिए। तो पहली चीज़ तो आप देखेंगे कि इन्होंने भारत के देसी नरेशों के अधिकारों को समाप्त किया। अब भारत में जो देसी नरेश थे उनको हराने के बाद पराजित करके उनका राज्य छीन लिया, उनके अधिकार समाप्त किए और इसका सीधा प्रभाव भारत के शहरी हस्तशिल्प उद्योगों पर पड़ा। क्यों? क्योंकि शहरों में जो बड़े बड़े कारीगर थे उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के सबसे बड़े खरीदार ये देसी राजा थे। बहुत सुंदर नक्काशी वाले अस्त्र शस्त्र, लकड़ी की बनी वस्तुएं, हाँ, सिंहासन, अन्य तमाम विलासिता की वस्तुएं ये राजा महाराजा बहुत पैसों में खरीदते थे। जब अंग्रेजों ने देसी नरेशों को ही समाप्त कर दिया तो खरीदार ही नहीं होंगे और जब खरीदार नहीं होंगे तो उसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? शहरी हस्तशिल्प उद्योग का, क्योंकि उसका उत्पादन कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई, तो 1600 ईस्वी से लेकर 1757 तक तो ये एक व्यापार संघ के रूप में काम करता रहा और ये व्यापार संघ जो है ब्रिटेन से सोना चांदी भारत लाता था, कीमती धातुएं, बुलियन बोलते हैं। तो ये व्यापार संघ यूरोप से क्या लाता था? बुलियन। तो बुलियन शब्द क्या है? कीमती धातु के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है, दूसरे शब्दों में सोना चांदी कह दे। और तो यूरोपीय या अंग्रेज इंग्लैंड से सोना चांदी लाते थे भारत और वो देते थे और बदले में भारत के कपड़ा, अन्य विलासिता की वस्तुएं यूरोप ले जाते थे। तो भारत का व्यापार भारत के पक्ष में था, व्यापार संतुलन किसके फेवर में था? भारत के पक्ष में था, क्योंकि भारत में उद्योगों का तेजी से विकास होता जा रहा और सोना चांदी खूब आ रहा था। लेकिन 1757 के बाद स्थिति बदल गई। अब जब ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं की अधिकता होने लगी, ठीक है, वस्तुओं की क्या हुई? अधिकता। भाई भारत से बहुत सारी वस्तुएं जा रही थी, तो भारतीय वस्तुओं की अधिकता से ब्रिटेन सरकार भी घबराने लगी। उस समय कुछ ऐसे कानून बनाए, कानून इस तरह से बनाया गया कि भारत की बनी वस्तुओं का प्रयोग ब्रिटेन में ना हो। आप देखेंगे कि रॉबिन्सन क्रूसो ये एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक डेफो हैं। तो डेफो ने ये शिकायत की थी कि भारतीय कपड़े हमारे घरों में प्रवेश कर गया है, हमारे सोने वाले कमरे में प्रवेश कर गया है, पूरी अलमारी भारतीय कपड़ों से भर गई है। तो इस तरह की शिकायत इसने जब की तो ब्रिटिश सरकार जो है कुछ कानून बनाए 1700 ईस्वी में और इसके बाद 1720 ईस्वी में। ये दो कानून बनाए और इन कानून के द्वारा भारत के बने सूती कपड़े, छीट के कपड़े, रंगीन कपड़ों के ब्रिटेन में प्रयोग पर रोक लगा दी कि अगर भारत का बना कपड़ा कोई ब्रिटेन में पहनेगा तो जुर्माना देना पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ कि भारत का कपड़ा जो ब्रिटेन जा रहा था अब जाने पर रुक गया बहुत। तो उससे भी भारत का शहरी हस्तशिल्प उद्योग जो है नष्ट होने लगा, क्योंकि जो निर्यात था वो रुक गया। ठीक है, एक उदाहरण के लिए बताएं कि 1760 में ब्रिटेन में एक महिला के पास भारतीय कपड़े की बनी रुमाल थी और वो रुमाल रखने के कारण उस पर 200 पाउंड का जुर्माना हुआ। अगर वो भारत के बने कपड़े को पूरा वस्त्र बनवा लेती तो पता नहीं कितना जुर्माना होता।
एक रुमाल रखने के आरोप में कि भारत की बने रुमाल रखे हो तो 200 पाउंड जुर्माना देना पड़ा। तो ब्रिटेन के लोग भारतीय कपड़ा का उपयोग करना बंद कर दिए, और जो अभी तक बहुत जा रहा था, तो जब बंद कर देंगे तो भारत का शहरी हस्तशिल्प उद्योग सीधा प्रभावित होगा। तो ये भी कारण आप बताएं। तीसरी चीज अगर आप देखें तो 1813 का अधिनियम के द्वारा भारत के व्यापार से कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये कंपनी का जो अधिकार था वो क्या हुआ, समाप्त। अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन 1813 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जब समाप्त हुआ तो ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित वस्तुएं की भारत में भरमार हो गई। ब्रिटेन का हर व्यापारी अपना सामान लेकर भारत आने लगा। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ब्रिटेन के कपड़े और अन्य चीज़ें कारखानों में बनी थी तो इसलिए सस्ती थी, और भारत की बनी वस्तुएं हाथ से बनाई जाती थी तो महंगी थी। तो प्रतियोगिता में भारत का सामान पीछे रह गया। परिणाम क्या हुआ कि पूरे भारत के बाजार पर ब्रिटेन की वस्तुएं छा गई, और उसके कारण भी भारत का जो शहरी हस्तशिल्प उद्योग था वो क्या हो गया, विनष्ट हो गया। ठीक है, अन्य कुछ आर्थिक कानून बनाए गए। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत में कागज का उपयोग, ब्रिटेन का बना कागज ही भारत में उपयोग किया जाएगा। अब सीधी सी बात है, भारत का जो कागज उद्योग था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा, क्योंकि अब ब्रिटेन का कागज भारत में आने लगा। जो यहाँ भट्ठी या धातु गलाने वाले उद्योग थे उनमें भी कमी आई। उसके पीछे क्या कारण थे? पहली चीज तो जंगल कानून अंग्रेजों ने लागू किया, तो जंगल से लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई, तो लकड़ी का कोयला महंगा हो गया। जब भारत में रेलवे का विकास हुआ तो रेलवे में सरकार को बड़ी संख्या में लकड़ी की ज़रूरत पड़ी पटरियां बिछाने के लिए। अभी तो सब सीमेंट वगैरह के बनने लगे हैं स्लीपर, पहले लकड़ी के बनाए जाते थे। और ऐसी स्थिति में लकड़ी की बहुत कमी हो गई तो लकड़ी का कोयला बहुत महंगा हो गया। जब लकड़ी का कोयला महंगा होगा तो भारत का जो धातु उद्योग था, गलाने वाला उद्योग, तो बहुत कमज़ोर पड़ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीतियां रहीं, उन आर्थिक नीतियों के कारण भारत का जो शहरी हस्तशिल्प उद्योग था वो नष्ट हो गया। अब भारत इंग्लैंड पर आश्रित हो गया, इंग्लैंड की वस्तुओं पर आश्रित हो जाता है। तो एक चीज़ तो हमने ये बताया, शहरी हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश के क्या कारण थे। अब ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योगों को अगर आप देखें तो देखिए, प्राग ब्रिटिश भारत में या अंग्रेजों से पहले के भारत में अगर आप देखें तो गांव जो है आत्मनिर्भर होते थे। वो आत्मनिर्भर गांव की अर्थव्यवस्था होती थी, और गांव में आप देखेंगे तो एक तो कृषि होती थी और गांव का एक हस्तशिल्प उद्योग होता था। ठीक है, गांव में हर प्रकार के शिल्पी आपको मिलेंगे। गांव में जो है बुनकर हथकरघा से कपड़ा बुनता था, लोहार होता था अपना लोहे की वस्तुएं बनाता था, बढ़ई लकड़ी की वस्तुएं बनाता था, चर्मकार था गांव के लोगों को जूते चप्पल की व्यवस्था करता था। हर चीज़ गांव में ही उपलब्ध है। तो ये आत्मनिर्भर जो गांव का औद्योगिक पक्ष था वो हस्तशिल्प था, और कृषि और हस्तशिल्प दोनों के समन्वय से गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी। गांव को शहरों पर बहुत निर्भर पहले नहीं होना पड़ता था। हर चीज़, तेल की ज़रूरत है, गांव में कोल्हू लगे थे, तेली तेल पेरता था गांव का, ये भी व्यवस्था हो। कपड़ा रंगना है, गांव में रंगरेज है, कपड़ा रंग दिया। तो हर चीज़ गांव में, बर्तन की ज़रूरत है, कुंभकार है गांव में हर घर में बर्तन भेज देगा। और जब किसान का अनाज होता था तब पैदा हुआ तो उसी में दे दिया, पैसे की भी ज़रूरत नहीं। तो कृषि और हस्तशिल्प के समन्वय से गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर दिया। अब ये ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग के विनाश के कारण अगर देखें तो सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की वस्तुओं की भरमार।
ये यानी जो ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित वस्तुएं, कपड़ा है, बर्तन है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई जाने लगी रेलवे के माध्यम से। ठीक है, तो ब्रिटेन की वस्तुओं की जो ग्रामीण क्षेत्रों में भरमार हुई, तो भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। अब ब्रिटेन के कारखानों के निर्मित कपड़ा जब गांव पहुंच गया, तो गांव का जो हथकरघा उद्योग था नष्ट हो गया। गांव का हथकरघा उद्योग नष्ट क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन के कारखानों में बना था, कारखाना में बना था तो सस्ता था। कारखाने की बनी चीज़ क्या थी? सस्ती थी, और कोई जो हस्त निर्मित होगी वो महंगी होगी, और फिर ये अच्छा भी होता था। तो सस्ते में अच्छी चीज़ जब मिलने लगी गांव के लोगों को, तो धीरे धीरे लोग हथकरघा या बुनकर से कपड़ा लेना बंद कर दिया, तो हथकरघा उद्योग नष्ट हो गया। इसी तरह मशीनीकरण शुरू हो गया। जब देश में अंग्रेज़ों के आने के बाद मशीनीकरण शुरू हुआ, तो ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित कृषि उपकरण आने लगे। हंसिया, खुरपा, कुदाल, फावड़ा, हल के फाल, ये सब जो है ब्रिटेन के कारखानों से निर्मित हो करके भारत में आने लगा। तो परिणाम क्या हुआ कि जो गांव का लोहार या बढ़ई का उद्योग था, ये भी समाप्त होने लगा, कमज़ोर होने लगा। तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि केरोसिन आयल आ गया, मिट्टी का तेल पहले नहीं था, ये बाहर से अंग्रेज लाना शुरू किए। फिर तेल पेरने की मशीन आ गई, और परिणाम ये हुआ कि जब ये चीज़ें आ गई, पहले क्या था कि घर में प्रकाश के लिए सरसों के दीपक जलाया जाता था। सरसों का दीपक जब जलता था तो उससे रोशनी होती थी, तो हर घर में तेल की आवश्यकता थी। लेकिन मिट्टी का तेल आ जाने से सरसों के तेल की उतनी ज़रूरत अब नहीं रही। तेल पेरने की मशीन आ गई। अब इसका परिणाम ये हुआ कि जो गांव का तेली का व्यापार था, पत्थर के कोल्हू में पेरता था, ये नष्ट हो गया। अब आदमी को लगा कि चलो रोशनी के लिए केरोसिन ऑयल हो गया, सरसों के तेल की ज़रूरत है, मशीन में पेराई करा दी जाएगी। तो फिर सिंथेटिक कलर आ गए, जर्मनी से कहाँ कहाँ से सब रंग आ गए। तो रासायनिक रंगों के आने के कारण क्या हो गया? रंगरेज का व्यवसाय खत्म। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा दुर्गति जिस गांव के शिल्पी की हुई, वो गांव का चर्मकार था। सबसे दयनीय स्थिति में ये पहुंचा गांव का। पहले क्या होता था कि गांव के मरे हुए पशु चर्मकारों को मिल जाते थे, उससे चमड़ा निकालते थे, और गांव की सारी आवश्यकताएं, जूता, चप्पल, बाजा और आपके मशाक, पानी निकालने के लिए तमाम बनाए जाते थे चमड़े के, वो सब चीज़ें चर्मकार बनाता था, और बदले में उसको अनाज मिलता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आधुनिक चर्म शोधन कारखाने का विकास हुआ, तो सीधी सी बात है कि अब आधुनिक चर्म शोधन कारखाना में चमड़े की ज़रूरत पड़ी, तो गांव गांव में इनके प्रतिनिधि जो है मरे हुए पशुओं को ले करके उनसे चमड़ा निकलवाने लगे। आधुनिक कारखानों में जूते चप्पल बनने लगे। तो सीधी सी बात है कि चर्मकार का व्यवसाय जो है वो समाप्त होने लगा। परिणाम ये हुआ कि स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि इस व्यवसायी को खेतिहर मजदूर बनना पड़ा। ठीक है, गांव में ही बड़े बड़े लोगों के खेतों पर काम करने लगे, और इनकी स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी होने लगी थी। ये स्थिति इनकी हो गई। कुम्भकार का व्यवसाय भी घटा। कारण यह था कि ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित एल्युमिनियम के बर्तन बहुत आने लगे, और जब एल्युमिनियम के बर्तन गांव गांव तक पहुंचने लगे तो कुम्भकार का भी व्यवसाय घट गया। लेकिन दो कारण से कुम्भकार का व्यवसाय जिंदा रहा, जीवित रहा। पहला कारण तो ये था कि हमारी सांस्कृतिक आवश्यकताएं, ठीक है, सांस्कृतिक आवश्यकता यह है कि तमाम धार्मिक कार्यों में, अन्य पवित्र कार्यों में हमें मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत होती थी, आज भी है। आज भी देखिए हम 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों की हमें आवश्यकता है। तो हमारी जो सांस्कृतिक ज़रूरतें थी, जिसके कारण हमें समय समय पर
कलश की ज़रूरत पड़ती थी, अन्य तमाम चीज़ों की, दीपक की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसके कारण, और दूसरी चीज़ ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता। ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतने निर्धन थे कि उनके पास एल्युमिनियम के बर्तन खरीदने के पैसे ही नहीं थे, तो सीधी सी बात है वो निर्भर किस पे रहे, गांव के कुंभकार पर। इसलिए ये व्यवसाय आज भी जिंदा है, चल रहा है, ये समाप्त नहीं हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां रहीं उसके चलते भारत का शहरी हस्तशिल्प उद्योग और ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग दोनों का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। और इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि भारत के जो कारीगर थे, जब वो बेरोजगार, मतलब काम खत्म होगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी की समस्या आई, तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ा कि भारत में बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्या अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण आ जाती है। ठीक है, देश लगातार गरीब होता गया, कर्ज से दबता गया, तो ये स्थिति आ जाती है। तो भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हमने समझाया आपको। ठीक है, बड़ा कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत समझने की ज़रूरत होती है कि कोई चीज़ ऐसा होता है तो इसके कारण ऐसा हो जाता है। तो बड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है और बड़े अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ठीक है, तो उनको आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज यहीं तक रखते हैं, और कल हम जो है आपको इसके आगे धन निष्कासन है, रेलवे है, और दूसरी चीज़ ये है वाणिज्यिक फसलें हैं, इन सब के बारे में कल के लेक्चर में बताएंगे। आज आपको हमने उपनिवेशवाद और उसके विभिन्न चरणों की जानकारी दी। 3 चरण हमने आपको बताए, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, पहला चरण औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, दूसरा चरण, और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद का चरण। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था कि भारत में हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश के क्या कारण थे। तो पहले हमने आपको शहरी हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का कारण बता दिया, और फिर दूसरा कारण हमने ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योगों को बताया। हमने इसमें चर्चा की कि बहुत ये फैक्चुअल नहीं है, तथ्यात्मक नहीं, बहुत बल्कि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और इसलिए इसको समझने की अधिक ज़रूरत पड़ती है। अब ये टॉपिक अभी कल इसके अंतर्गत 3 अन्य चीज़ें बताएंगे, वो कल के लेक्चर में हम रखेंगे। आज यहीं तक, आप बहुत बहुत धन्यवाद।